हेलो। कैसे हैं आप सभी। ग्रीन वैली हाई स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लेके आते रहें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से हमें यहाँ जो चीजें दी गई हैं इनमें से कौन सा मैटर है। तो चेयर मैटर है क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास होता है। एयर भी मैटर है। लव इज अ फीलिंग नॉट मैटर। स्मेल मैटर नहीं है। हेट भी एक फीलिंग है, वो भी मैटर नहीं है। आलमंड्स बादाम मैटर है। थॉट यानी कि विचार, ये भी मैटर नहीं है। कोल्ड यानी कि सर्दी मैटर नहीं है। लेमन वाटर नींबू पानी बिल्कुल मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, अब देखिए यहाँ पे परफ्यूम के स्मेल की बात की है। अब क्या होता है कि परफ्यूम की स्मेल में, परफ्यूम एक वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है, इसके कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो हम यहाँ पे उन पार्टिकल्स को एज अ मैटर मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर में आता है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meter away, but to get the smell from cold food you have to go close. The smell of hot sizzling food reaches us several meter away because, यानी कि गर्म खाने की खुशबू हमें दूर तक आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा किस लिए होता है? The kinetic energy of food particles is very high due to high temperature, यानी कि जो गर्म खाने के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो काफी हाई है, हाई टेम्परेचर की वजह से, और ये पार्टिकल्स हाई एनर्जी की वजह से दूर तक मूव कर सकते हैं, इसलिए गर्म खाने की खुशबू दूर तक आती है। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, यानी कि एक जो गोताखोर होता है वो पानी में जो डुबकी लगाता है, तो मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ हमें दिखाई देती है। The diver is easily cut through water in swimming pool because the weak forces of attraction between the water molecules। अब देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके जो पार्टिकल्स हैं आपस में, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में काफी कम होता है, इसलिए जब भी आप पानी में हाथ डालोगे या फिर चलते हुए पानी के अंदर से हाथ निकालने की कोशिश करोगे तो ये चीजें आराम से हो जाती है। इसी कारण से जो गोताखोर होता है वो आराम से पानी में गोता लगाता है। What are the characteristics of particles of matter? पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सबसे कम होता है सॉलिड में, उससे ज्यादा स्पेस होता है लिक्विड में, और सबसे ज्यादा होता है गैसेस में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सॉलिड में बहुत नेग्लिजिबल मूव करते हैं, लिक्विड में और थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा, और गैसेस में सबसे ज्यादा। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कितना होता है, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम होता है, और गैसेस में सबसे कम होता है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी कि अगर हम किसी सब्सटेंस के मास से को उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो हमें डेंसिटी मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ हमें कुछ चीजें दी गई है, हमें डेंसिटी के आधार पर उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना आता है। अब डेंसिटी को आप एक तरह से समझ लीजिए गाढ़ापन। ठीक है, तो आसान भाषा में यहाँ हमें दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम एयर की डेंसिटी इन चीजों में से, उससे बढ़ेगी तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, यानी कि जो चिमनियों से धुआं निकलता है, फिर उसकी, फिर और आगे जाओगे तो कॉटन की यानी कि रुई, फिर और आगे जाओगे तो पानी की, फिर और आगे जाओगे तो शहद की, और आगे चौक की, और सबसे ज्यादा आयरन की। ठीक है, अब टेबुलेट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर।
अब यहाँ पे मैं क्या बताना है, सॉलिड लिक्विड गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बेसिस पे डिफरेंसेस है। तो हम शेप की बात करें तो सॉलिड की फिक्स शेप होती है, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, किसी भी कंटेनर में डालो उसी में हो जाता है। सेम गैसेस के साथ होता है। वॉल्यूम, सॉलिड की भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, लिक्विड की भी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, गैसेस में कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि आपस में ये किस फोर्सेस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा भी है कि किसी भी सॉलिड चीज को तोड़ने में बहुत ताकत लगती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैसेस में बहुत कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि जो उनके बीच में स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो सॉलिड में बहुत कम होता है, इसी से इनकी फोर्स मैक्सिमम होती है। लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होता है स्पेस, और गैस में सबसे ज्यादा, इसी कारण से इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफी कम होती है। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी की बात करें तो रिजिडिटी होती है कि हम किसी भी चीज को जब बाहर से ताकत लगाते हैं उसकी शेप चेंज करने के लिए, तो अकड़ना एक तरह से, रिजिडिटी उसको कहलाते हैं। और फ्लूइडिटी क्या होती है, बहना। तो सॉलिड रिजिड होते हैं, बह नहीं सकते, लिक्विड फ्लो कर होते हैं, रिजिड नहीं होते, गैसेस फ्लो कर सकती है, रिजिड नहीं होती। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो हम सॉलिड को नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि आपने कभी पत्थर को, लकड़ी को, या किसी भी सॉलिड चीज को दबा के देखिए, वो बिल्कुल नहीं कंप्रेस होगी, यानी कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, नेग्लिजिबल। लिक्विड कुछ हद तक कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। जैसे आप हमने चैप्टर में पढ़ा था ना पिस्टन का एक्सपेरिमेंट, उसमें आगे कॉर्क लगा के थोड़ा सा पानी डाल के कंप्रेस किया, अब कुछ हद तक उसे कंप्रेस कर पाएंगे। गैसेस होती है हाईली कंप्रेसिबल, इसीलिए लिक्विड ऑक्सीजन को हम हाईली कंप्रेस करके ज्यादा वॉल्यूम को सिलेंडर्स में फिल करते हैं। नाउ अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, यानी कि एक गैस किसी भी कंटेनर को पूरी तरह भर देती है जिसमें हम उसे रखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इज वेरी हाई which allows them to move randomly in all directions when contained, यानी कि काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल की बहुत ज्यादा होती है, वो सभी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। Hence the particles fill the gas vessels completely, तो इसी कारण से जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेसल को पूरी तरह से भर देते हैं। A gas exerts pressure on the walls of the container, यानी कि एक गैस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। Similarly सेम ही रीजन है, gas molecules have high kinetic energy due to which they continuously moving inside the container in random direction, गैस पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत हाई होती है, इसी वजह से वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं जब एक कंटेनर के अंदर। अब जब ये कंटेनर के अंदर होते हैं तो ये हिट करते हैं कंटेनर की वॉल्स को, इन कॉलिजन की वजह से क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है वॉल्स पे, तो यही कारण है। अब वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, एक वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहते हैं? अब वुडन टेबल को हम सॉलिड कहते हैं क्योंकि इट पोसेसेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड, यानी उसके पास सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी क्या है, डेफिनेट शेप। दूसरी, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, उनके स्पेस बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। इट इज रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, रिजिड होती है और हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. यानी कि हम हवा में अपना हाथ आराम से मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी सॉलिड लकड़ी के अपना हाथ आर पार निकालना हो तो हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ऐसा क्यों होता है? Molecule and gases are loosely packed as compared to solid molecules. गैसेस के मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है जब हम सॉलिड से कंपेयर करें। Hence we easily able to break the force of attraction when we move our hand through in air, तो हम आसानी से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफी कम होता है, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर लेते हैं, किसके बीच के, एयर या गैस के बीच के पार्टिकल्स का। बट वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेक थ्रू अ सॉलिड which a karate expert is able to smash with the application of lot of force, लेकिन जब बात सॉलिड की होती है तो इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। लिक्विड्स जनरली हैव अ लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स, बट यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर। एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये होती है कि लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है सॉलिड से, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बर्फ होती है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आइस का सरफेस होता है, सरफेस में छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनमें एयर ट्रैप हो जाती है, और इस कारण से जो बर्फ होती है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब हमें यहाँ केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है और हमें इन्हें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात आप ये ध्यान में रखें कि 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन। तो अगर हमें 300 केल्विन को सेल्सियस में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से माइनस करना पड़ेगा 273 डिग्री सेल्सियस। जब हम इतना माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 27 डिग्री सेल्सियस। सेम यहाँ पे करेंगे हम, 573 में से 273 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 300 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस? ये पूछ रहा है कि पानी की फिजिकल स्टेट क्या होती है 250 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और 250 तो इससे डबल से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे गैसियस स्टेट होगी 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि उस टाइम पे पानी लिक्विड स्टेट में मेंटेन होता है और हम पानी को उड़ते हुए भाप बनते हुए देख सकते हैं। तो ये क्या होती है? इस समय से बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट भी होगी और गैसियस स्टेट भी होगी। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? अब ये कह रहा है कि जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था चैप्टर में, तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? तो वहां तो इसका रीजन सिंपल सा था, यहाँ भी वही रीजन है, लेटेंट हीट की वजह से। It is due to the latent heat, as the heat supplied to increase the temperature of the substance is used up to break the intermolecular forces between the particle of the substance. Hence the temperature stays constant. यानी कि अब अगर लिक्विड से आपको गैस में कन्वर्ट करना है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पे यूज हो रही है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, इसलिए ये जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है चेंज ऑफ स्टेट जब होती है। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, यानी कि गैसेस को अगर आपको लिक्विफाई करना है तो आप कैसे कर सकते हो? सिंपल सा रीजन है, टेम्परेचर को डिक्रीज करो और प्रेशर को बढ़ाओ, इसी से हम गैसेस को लिक्विफाई करते हैं। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? यानी कि जो कूलर होता है वो एक सूखे गर्म दिन पे अच्छे ढंग से क्यों काम करता है? इट इज बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई एंड इट इज लेस ह्यूमिड ऑन अ हॉट ड्राई डे। एक रीजन क्या है कि एक तो टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरा ह्यूमिडिटी नहीं है। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि आपके सराउंडिंग में वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, यानी कि एक तरह से कह लो हवा में पानी की क्वांटिटी कितनी है, विच enables better evaporation। अब ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवापोरेशन बेटर होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। इवापोरेशन बेटर होगा तो कूलिंग भी बेटर होगी। सेम रीजन, हाई लेवल ऑफ दिस इवापोरेशन प्रोवाइड बेटर कूलिंग इफेक्ट्स। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर? यानी कि हम मटके में जो पानी भरते हैं वो ठंडा कैसे हो जाता है? तो अब देखो, मटके में जब हम पानी भरते हैं तो क्या होता है, मटके का जो सरफेस होता है, मटका पोरस होता है नेचर में, यानी कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं उसके सरफेस पे। हमने मटके में पानी भरा, पानी इन छोटे छोटे छेद से मटके के सरफेस पे आ गया, और हमें पता है कि जब पानी सरफेस पे आ गया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी कि अब सरफेस एरिया से क्या होगा, वो इवापोरेट होना शुरू होगा, यानी कि अपने सराउंडिंग से एनर्जी रिसीव करेगा, इवापोरेट होगा। और हमें पता है कि इवापोरेशन से क्या होता है, कूलिंग। और इसी रीजन से एज अ रिजल्ट क्या होगा कि सरफेस कूल होता रहेगा और इससे पानी ठंडा होता रहेगा। एन अर्दन पॉट, सॉरी यहाँ पे हमने पॉट नहीं लिखा, हैज मैनी टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन इट्स surface. When we fill the pot, water gets into these pores and get
इवापोरेटर फ्रॉम द पॉट सरफेस, पानी छोटे छोटे छेदों में आता है और सरफेस से इवापोरेट हो जाता है। The required energy for evaporation is contributed by water in the pot, as a result of which water turns cooler. एनर्जी सराउंडिंग से लेते हैं, ठंडा होता है, उससे पानी भी ठंडा हो जाता है। Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? तो एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम में तीनों की तीनों चीजें क्या है? वॉलेटाइल सब्सटेंस है। वॉलेटाइल क्या होता है? जो अनस्टेबल होती है थोड़ी। दे गेट इवापोरेटेड व्हेन दे मेट एयर, ये जैसे ही हवा के साथ कांटेक्ट में आते हैं, उससे मिलते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। इवापोरेशन की एनर्जी कहाँ से ये लोग लेते हैं? यानी कि लिक्विड से गैसियस स्टेट की एनर्जी आप ये आपके पाम से लेते हैं। और इवापोरेशन हम पढ़ते ही आ रहे हैं, क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट। वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप, हम गर्म दूध या चाय एक छोटी प्लेट में ज्यादा जल्दी पी पाते हैं कप से। सेम रीजन, जैसे ही आप उसे एक बड़े सरफेस एरिया में डालोगे तो इवापोरेशन जल्दी होगा, इवापोरेशन जल्दी होगा तो कूलिंग होगी। अ सॉसर हैज अ लार्ज सरफेस एरिया देन अ कप which promotes quicker evaporation, hence the tea or milk in a saucer cool down faster. What type of clothes should we wear in summer? हमें गर्मी में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? In summer, it is preferred to wear light colored clothes because light reflect heats and cotton materials have pores that absorb sweat, exposing it to atmosphere, increasing surface area for faster evaporation and hence cause a cooling effect in the skin. यानी कि हल्के रंग के कपड़े पहने, उससे क्या होगा? एक तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी और हीट भी रिफ्लेक्ट होगी, प्लस कॉटन मटेरियल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो आपके पसीने को सोखते हैं, उसको एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करते हैं, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इवापोरेशन जल्दी होता है और एक कूलिंग इफेक्ट होता है स्किन में। अब यहाँ पे हमें सेम सेल्सियस स्केल में करना है, 273 दोनों में से माइनस करना है, तो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस आ गया और 470 से माइनस किया तो 197 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है। तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में 273 माइनस किया था, हमें यहाँ पे 273 प्लस करना है। तो 25 प्लस 273 298, 373 प्लस 273 646। अब हमें यहाँ पे रीजंस देने हैं। नेफ्थलीन बॉल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? सॉलिड से सीधा गैस, सब्लिमेशन, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो नेफ्थलीन बॉल्स है वो सब्लिमेशन स्टेट में, यानी कि डायरेक्टली गैस से सॉलिड से गैसियस स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट में है। एट रूम टेम्परेचर नेफ्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन wherein they directly gets converted from a solid to a gaseous state without going into liquid states. We can get the smell of perfume while sitting several meter away. Same reason, काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, हाई स्पीड पे मूव करते हैं, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होता है तो आसानी से दूर तक फैल जाते हैं, तो हमें स्मेल भी आ जाती है। अब हमें यहाँ पे इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बढ़ाना है, तो गैस में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। अभी हमें पूछा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर कह लो आप इसे। सर्दियों में रूम टेम्परेचर हमारा होता है करीब करीब 12 डिग्री सेल्सियस, गर्मियों में 32 तक चला जाता है, तो लिक्विड ही रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि पानी जमना शुरू होता है, तो लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, हम पहले बता चुका हूं मैं कि पानी उबलना शुरू होता है तो लिक्विड स्टेट भी, और हम वाटर वेपर भी देख पाते हैं। गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर एज अ लिक्विड। अब 0 डिग्री सेल्सियस क्या होती है वाटर की? फ्रीजिंग पॉइंट, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। ये दोनों ट्रांजिशन स्टेट होती है। अब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? वाटर फ्लोज एट दिस टेम्परेचर, आराम से पानी बहता है, इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम है और इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। ये रीजन है, इसको जस्टिफाई करते हैं कि जो वाटर है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कि अलमीरा जो है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन आर एज हाई एज 1538 डिग्री सेल्सियस एंड 2862 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली।
और कमरे का टेम्परेचर कितना होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो आयरन एल्यूमिना क्या है, एक, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। वाई इज ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? अब ये कह रहा है कि बर्फ जो है वो ज्यादा इफेक्टिव क्यों होती है चाहे पानी सेम टेम्परेचर का क्यों हो। यानी कि एक बर्फ सेम टेम्परेचर है और पानी का सेम टेम्परेचर है, तो water at this temperature is less effective than ice, as ice can easily form water through absorption of energy from the surrounding as opposed to water which do not exhibit this property। यानी कि अब देखो आसान भाषा में समझो तो आपने बर्फ रख रखी है, आपने ठंडा पानी रख रखा है। अब बर्फ तो आराम से सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करके पानी बन सकती है, लेकिन जो पानी है वो सराउंडिंग से अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हीट अपनी गेन करेगा। वो ऐसा नहीं है कि अपने आप ही हीट को लॉस करके बर्फ में चेंज हो जाएगा। प्लस जो पानी लिक्विड स्टेट पे है उसके पास एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, हेंस आइस कूल्स रैपिडली एज कंपेयर टू द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? यानी कि ज्यादा आप किससे जलोगे, उबलते हुए पानी से या फिर सेम टेम्परेचर की स्टीम से? तो ये भी सेम रीजन है। पहला रीजन क्या है कि जो स्टीम की एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। क्यों? क्योंकि स्टीम के पास कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये एक्स्ट्रा एनर्जी की फॉर्म में होती है बॉइलिंग पॉइंट वाटर से, इसलिए ये ज्यादा सीवियर बर्न क्रिएट करती है। अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमें सीधा यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे देखिए हीट इंक्रीज हो रही है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हीट इंक्रीज प्रेशर। तो सॉलिड से लिक्विड की जो ट्रांजिशन है किस किस स्टेट का नाम है हमें वो बताना है। तो देखो सॉलिड से लिक्विड क्या होता है, मेल्टिंग और फ्यूजन। लिक्विड से गैस का होता है इवापोरेशन और वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड क्या होता है, कंडेंशन। लिक्विड से सॉलिड जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से सीधा गैस क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और एफ का है हमारा ये, यानी कि गैस से अगर हम सॉलिड में जाते हैं तो उसे कहते हैं डिपोजिशन। अब हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो, कैसे हैं आप सभी? ग्रीन वैली हाई स्कूल के